कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है शब्दों की खींचातानी में, नब्ज़ों का धागा कटता है, तुम कहते हो कविता लिख दो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनन्या और ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ शब्दों में उनको डिफ़ाइन करना हो तो मैं कहूँगी सिंप्लिसिटी इन कॉम्प्लेक्सिटी। उन्होंने बहुत गहरी बातें बहुत सादगी के साथ पेश की है। इनफैक्ट उनकी सादगी इतनी प्रभावित करती है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है ये समझ में आता है। ये एक ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र हैं जो पोइट्री के लिए, लिटरेचर के लिए भी इक्वली सेंसिटिव हैं। ऐसे सिंगर हैं जो दर्द बयां करना जानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसा क्या है जो उनके अंदर एक कुछ बेहतर करने की चिंगारी को जला के रखता है। तो ये सब जानने के लिए प्लीज वेलकम अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग डॉक्टर सलील कुलकर्णी जी। मेरे साथ है डॉक्टर सलील कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, हाय। तो अभी आप किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है अभी आपका, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन? मैं तो खुद को एक्सप्लोर करते रहता हूँ कि आज क्या कर सकता हूँ, गा सकता हूँ, कंपोज आज करना है, आज कुछ नई स्टोरी दिमाग में आ रही है। और ये इन सबसे ज़्यादा मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो तो मेरे बच्चों के साथ बातें करना। Like I love like studying with them and making them like teaching them. My son is a very good singer. तो उनके साथ so my fatherhood or father is my the most favorite role अगर आप पूछे। Okay. So I think being a father is my most favorite role. अच्छा, ऑन दैट नोट मैं शुरुआत करूँगी कि आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, और आपको पता है हमारे बीच में एक कॉमन थ्रेड भी है। आप डॉक्टर हैं और मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक टाइम पे डॉक्टर बनने वाली थी। अच्छा, मैं बनते बनते रह गई। नहीं, मैं भी बन गया लेकिन पेशे से नहीं हूँ, मैं एजुकेशन से डॉक्टर। यू कैन से दैट आई एम डॉक्टर बाय एजुकेशन बिकॉज आई नेवर प्रैक्टिस्ड मेडिसिन। ओह, मैंने पढ़ लिया MBBS, MD को भी एडमिशन मिली थी, तब मेरे पहले कुछ एल्बम आ गए एंड दे डिड रियली वेल इन 90, आई एम टॉकिंग अबाउट 97, सो 25 years नाउ बीइंग अ कंपोजर एंड आई एम डूइंग ओनली म्यूजिक सिंस 25 years। ओके। तो थोड़ा सा और हम बैक जाएंगे, आपके चाइल्डहुड पे जाएंगे कि कैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपका कैसा था अपब्रिंगिंग, और इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद फिर वापस कैसे आपने म्यूज़िक ने आपकी लाइफ में जगह बनाई और आप फिर फुल टाइम आप यू नेवर लुक बैक। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन जो बात कहते हैं म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन, तो मैं म्यूज़िक की तरफ पैशन के हिसाब से देखता हूँ। दैट्स माय पैशन। इसीलिए कोविड में भी जब सब लोग घर पे बैठे थे तो पैशन में चढ़ाव उतार नहीं आती है, प्रोफेशन में आ सकती है। देयर कैन बी रिसेशन इन योर प्रोफेशन, बट पैशन में रिसेशन नहीं होता है। पैशन इज ऑलवेज एट इट्स पीक। तो मैं घर पे गा रहा था, वो भी खुशी से गा रहा था। मैं और मेरा माय सन वाज सिंगिंग, मेरा भांजा था घर पे, हम लोग गा रहे थे। वी वर हैप्पी बिकॉज पैशन इज अबाउट म्यूजिक, पैशन इज नॉट अबाउट कितने लोग सामने। तो 5 लोग हैं, 5,000 है, 50,000 है, मज़ा आ रहा है, दैट इज़ द पॉइंट। तो बचपन से आई हैव बीन इन म्यूजिक सिंस आई फर्स्ट परफॉर्म ऑन ऑल इंडिया रेडियो पुणे व्हेन आई वाज 3। You were 3. और That is some talent. That is being child prodigy. मे बी लाइक नाउ आई कैन से दैट। और वो भी बहुत डिफ़िकल्ट गाना है मराठी में। एक स्वतंत्रवीर सावरकर जी का एक गाना है जयोस्तुते, तो वो मैंने गाया था व्हेन आई वाज 3। तो ऑल द वाइल लाइक जब मैं स्कूल में था, मेडिकल स्कूल में था, म्यूज़िक वाज ऑलवेज माय पैशन। लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं था कि यही प्रोफेशन होगा। और मुझे यही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है कि प्रोफेशन हो जाता है, वो करना नहीं चाहिए। जैसे लोग आपको पसंद करने लगते हैं, वो आपको बुलाने लगते हैं, तो आपको एक दिन पता चलता है कि अच्छा ये मेरा प्रोफेशन हो गया है शायद। अच्छा, इट्स लाइक आपका पैशन आपको ढूंढ लेता है, म्यूजिक फाइंड्स यू। एग्जैक्टली। एंड पैशन एक ऐसी बात होती है ना कि यू एंजॉय डूइंग इट द मोस्ट एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट पीपल स्टार्ट पेइंग इट फॉर योर पेइंग फॉर योर पैशन। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, दैट इफ यू लाइक ट्रेकिंग,
आप ट्रेकिंग पे जाते हो और वापस आने के बाद लोग बोलते हैं कि चलो ये पैसे लो, बहुत अच्छा ट्रेकिंग किया, कितना अच्छा लगेगा। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अगर आपकी पैशन आपको पता चले एट द राइट टाइम, दैट्स द बेस्ट वे यू कैन लिव योर लाइफ। या बिकॉज यू आर सो गुड एट इट कि आपसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। इसमें कंपटीशन होती भी नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। म्यूजिक में या कला के किसी भी प्रांत में कंपटीशन नहीं होती है, हर एक का अपना एक पेड़ होता है और आपका जो ट्रैवल होता है तो उस पेड़ की तरफ आपका ट्रैवल होता है, दूसरे का पेड़ आप अपने आम की तरफ जाते हैं। एवरीबॉडी इज यूनिक, एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी कैन बी नंबर वन। जैसे मेरी चाइल्डहुड में किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, सब ऑल आर नंबर वन, मन्ना डे ऑल आर नंबर वन। म्यूजिक डायरेक्टर आपने देखा तो आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, everyone was number one. And of course above everyone, like for me, लता जी was, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाई है उसके ऊपर एक आकाश होगा लता मंगेशकर नाम का। वाह। तो and I have been fortunate to record her songs. वाह। सो आपने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं, अभी तक इतने सारे लोगों के साथ काम किया है। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा गाना है जिसको आप कभी नहीं भुला सकते? ईश्वर की कृपा है कि इतने गाने 700+ सॉन्ग्स आई कुड रिकॉर्ड, उसमें से जो गाने बच्चों के लिए है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। जो बच्चों के गाने हैं मेरे, तो लगभग 70-75 गाने मेरे सिर्फ बच्चों के गाने, and they are extremely popular. Like no school in Maharashtra could finish their gathering without my songs. Oh. Annual social gathering without my song. And that's the thing which gives me a pure joy. क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो आपका बायोडाटा देख के ताली नहीं बजाते। हाँ, वो बच्चे प्योर होते हैं ना। प्योर होते हैं, तो उनको अगर पसंद आए तो वो ताली बजाते हैं, नहीं तो वो घूम के वहाँ भी देखते हैं। हाँ, honest audience. सो मैं उनको बहुत, यू सेड इट, वो प्रिसाइज वर्ड है, ऑनेस्ट ऑडियंस होती है, क्योंकि दे डोंट लुक एट योर बायोडाटा, दे डोंट लुक एट कि अभी वो टीवी पे है क्या, उनके कितने गाने चल रहे हैं। नहीं, गाना अच्छा लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा, बस। तो आई लव कंपोजिंग फॉर किड्स। और पसंदीदा गाने तो जैसे मैंने बोला कि लता दीदी ने जो गाने गाए 2, तो वो मेरे लिए ऐसा था ना कि बचपन से हम जैसे ऐसे माँ अपनी गर्दन ऊपर करके देखते हैं भगवान की तरफ के आकाश में, वहाँ होगा कोई। कैसा था एक्सपीरियंस लता जी के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाउ इज शी एज अ पर्सन? The every moment which I have spent with her tells her why is she Bharat Ratna Lata Mangeshkar. That's the best part. Every single moment, the way I haven't seen anybody listening to a song like her. Singing तो बाद में, लिसनिंग उनका जैसा है मैंने किसी को नहीं सुनते हुए देखा है। एंड सब बड़े बड़े सिंगर के, आज के बड़े सिंगर जैसे सुनिधि जी है, शी वॉज लाइक सो क्यूरियस कि आप मुझे बताइए कि लता जी ने रिहर्सल कैसे किया अपने साथ। तो वो भी जैसे उनमें जो बच्ची है वो बाहर आ गई थी। अच्छा। जब व्हेन वी वर स्पीकिंग अबाउट लता जी के उन्होंने रिहर्सल कैसी की, वो क्या बात करते हैं आप उनके साथ। तो लता जी, मैंने जैसे बोला कि शी वॉज ऑलवेज लाइक गॉड फॉर मी, शी इज़। एंड ये हो गया, जैसे उनके भाई और बहुत बड़े संगीतकार हृदयनाथ जी, उनके साथ मैं बहुत प्रोग्राम्स मैंने किए, लाइव कॉन्सर्ट। मेरे कॉम्पोजिशन और उनके कॉम्पोजिशन हम साथ में बहुत लाइव परफॉर्म यहाँ भी किया है, मुंबई में, यूएस, यूके, सभी जगह पे। तो एक प्रोग्राम में मैंने एक गाना गाया, आता विसाव्याचे क्षण, ये उसका मुखड़ा था। तो मैंने जैसे गाना गाया, प्रोग्राम होने के बाद हृदयनाथ जी जब निकल रहे थे, मैंने पैर छुए, तो मिलते हैं पंडित जी, तो वो बोले कि ये गाना दीदी के वॉइस में बहुत अच्छा लगेगा। तो आई जस्ट टुक इट एज अ प्लेन कॉम्प्लीमेंट। क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? नॉट थिंक कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैं खुद को इतना मैं छोटा हूँ कि ये सपना भी मैंने नहीं देखा था। दैट ड्रीम इज ऑल्सो टू बिग फॉर मी दैट लता जी विल सिंग माई सॉन्ग। तो मैंने कभी भी उनसे नहीं पूछा कि आई न्यू हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी ऑल्सो न्यू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। लेकिन जब हृदयनाथ जी ने ये कहा तो आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट नेक्स्ट डे उनका ही कॉल आया, लता जी का, कि मैंने ये गाना हृदयनाथ जी ने मुझे सुनाया, बहुत ही प्यारी
धुन है और अब कब आ रहा है आप रिहर्सल के लिए बताइए। क्या बात है। सो अगर होना है ना कुछ तो इतना स्मूथली होता है, बट कब होता है जब आप अपनी पैशन की ओर 100%। मुझे आज भी याद है, मैंने जैसे पहली बार उनको ये धुन सुनाई, शी सेड कि भूप मेरा बहुत पसंदीदा राग है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस सॉन्ग इज इन भूप। आता विसाव्याचे क्षण माझे सोनियाचे मणी, सुखे गोवित ओवित त्याची ओढितो स्मरणी, आता विसाव्याचे क्षण। वाव। तो इसका मतलब है कि अब मेरे विश्राम करने के पल है। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट बैक एंड रिमेंबर द ब्यूटिफुल मोमेंट्स। सो बात करते हैं आपका एज अ कंपोज़र, आपका जो क्रिएशन प्रोसेस है एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, हाउ इज़ योर प्रोसेस लाइक? और फिर हम उसके बाद आएंगे आपके नए गाने पे, बिकॉज द सॉन्ग इज़ ऑल्सो अबाउट द क्रिएशन प्रोसेस ऑफ एन आर्टिस्ट। तो व्हाट इज़ योर प्रोसेस लाइक? आई एम वेरी इम्पल्सिव अच्छा। in my creations. I haven't composed any of my songs with the harmonium or with any instrument. अच्छा, मतलब प्रिपेयर करके स्ट्रेटजी बना के नहीं? हाँ, स्ट्रैटेजी बना के मैं कुछ कर भी नहीं सकता। I believe in waiting for the right moment. waiting for the right moment और waiting for the creation, not वो आप पेड़ पे चढ़ के अगर आम तोड़ दो ना तो वो मज़ा नहीं है उसमें। You should wait, you know, कि आएगा, हाँ अपने आप गिरेगा मेरे हाथ में। तो आई टेक माई टाइम, इवन फॉर द फिल्म सॉन्ग आई टेक माई टाइम। मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने 3 महीने लूँगा। गिव मी 8 days 10 days, लेट मी फोकस ऑन दोज लिरिक्स। क्योंकि मुझे जितना संगीत पसंद है उतनी मुझे कविता भी पसंद है। आई एम अ लिटरेचर लविंग कॉम्पोज़र। मैं सिर्फ कंपोज करने के लिए कविता नहीं पढ़ता, मैं ऐसे ही कविता बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। मराठी, हिंदी, इंग्लिश ऑल्सो। आई लव लिटरेचर बेसिकली, आई एम अ लिटरेचर लविंग पर्सन। मैं अपना जो संत साहित्य है हमारी यहाँ जो ट्रेडिशनल है वो भी बहुत पढ़ता हूँ मैं। और उससे क्या होता है, नाद जो होता है ना, एक एक शब्द का एक नाद होता है, तो वो कंपोजिशन में बहुत अच्छा आता है। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड्स एक ही बार अगर एक ही रेफरेंस से पढ़ा तो वो एक यूनिडायमेंशनल आता है। अगर आपने 10 अलग अलग कविताओं में 10 अलग अलग रेफरेंस में वो शब्द पढ़ा है ना, तो उसका मीनिंग भी आता है जब आप गाते हो। अच्छा, उसके और लेयर्स पता चलते हैं। करेक्ट, लेयर्स, दैट्स द करेक्ट वर्ड। उसके जो लेयर्स होते हैं एक शब्द के, बहुत होते हैं। जैसे ना हम बोलते कि वो शाम, तो वो शाम, सो यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक शाम। या वो दिन क्या है, तो वो, तो अब वो ये उस दिन, वो कैसे बोल रहे हैं, सिंगर को भी समझना चाहिए कि कैसे गाना। तो लेकिन कंपोजर को समझ में ज़्यादा आना चाहिए मुझे लगता है। और एक बात मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मैंने काम करते हुए एक बात दिमाग में रखी कि गाना, कंपोजिशन और कविता, दिस इज़ द प्राइम फोकस, नॉट द साउंड। ऐसा नहीं किया मैंने कि साउंड किया ही नहीं, ऑफ कोर्स साउंड इज़ इम्पोर्टेंट, बट साउंड और म्यूज़िक में बहुत लोग, म्यूजिक इज लाइक द सोल। क्या होता है कि ध्वनि और संगीत ये तो अलग चीज़ है। तो आजकल थोड़ा ये हो रहा है कि साउंड इज रिप्लेसिंग म्यूजिक। पीपल टॉक अबाउट साउंड फर्स्ट। जैसे गाना सुनने के बाद लोग बोलते हैं कि अरे क्या साउंड है, तो नहीं, लोगों ने बोलना चाहिए कि क्या धुन है, क्या कविता है। तीसरा मुद्दा ये आना चाहिए कि अच्छा, और साउंड भी अच्छा है। अगर आप जैसे गीता दत्त जी का एकदम मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान, आई लव दैट सॉन्ग। मेरी जान, मेरी जान, इसमें कहाँ साउंड है? साउंड कहाँ था? यहाँ नहीं था, लेकिन कॉम्पोजिशन इतनी खूबसूरत है, लफ्ज़ इतने अच्छे हैं कि कितना पुराना गाना है। And see, you got thrilled the moment I started This singing song that is mostly a cappella. There is no music. Exactly. So again, मुझे ऐसे compositions पसंद है जो मैं ऐसे सुना सकता हूँ।
ये नहीं है कि चलो मेरा गिटारिस्ट आने दीजिए, मेरे 2 रिदमिस्ट आने दीजिए, फिर दिखाता हूँ। नहीं, गाना है ना, गाना है तो ये ऐसे सुनाओ, सिर्फ हारमोनियम पे या सिर्फ ऐसे बैठ के, देन इट मेक्स सेंस। तो कॉम्पोजिशन में ताकत है। इट शुड नॉट बी जैसे ना, इट शुड नॉट बी सपोर्टेड बाय अरेंजमेंट, इट शुड बी ब्यूटिफाइड बाय अरेंजमेंट। कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, ब्यूटिफिकेशन तो बहुत अच्छा होता है, इतने अच्छे अरेंजर लोग हैं, लेकिन खुद एक कॉम्पोजिशन अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए विदाउट एनीथिंग। कॉम्पोजिशन अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। तो इससे हम चलेंगे, आपका जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है तुम कहते हो कविता लिख दो, इसका क्रिएशन प्रोसेस कैसा था? एंड आई वांट टू नो एवरी डिटेल, कैसे आपने शुरू किया, सुनैना मैम से कैसे मिले और आइडिया कैसे आया आपको? सुनिधि जी हैज संग फ्यू ऑफ माय मराठी सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग भी उन्होंने गाया है, गावनी भी गाई है। हाल ही में मैंने उनसे एक लोरी भी गवाई थी। लोरी? लोरी, जिस फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, उसी फिल्म में उन्होंने एक लोरी गाई है। एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस दैट, आई स्टिल फील दैट शी हैज एक्सप्लोर्ड ओनली 30% ऑफ हर सिंगिंग। आई नो, आई आल्सो फील द सेम वे। उनका जो भी गाना आया है वो तेरे मेरे इश्क का, एग्जैक्टली, लुक एट दैट सॉन्ग, लुक एट तुम कहते हो कविता लिख दो। that side is not explored. Exactly. So she's such a wonderful singer. I'm a huge fan of her singing. I'm a huge fan of her as a person because the way she looks at life is very intense. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि anything you do you should be there like 100%. ऐसे ऊपर सिर्फ ऐसे पानी में हाथ डाल के नहीं होता है, डूबना चाहिए पूरा। तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, वो डूब जाती है, जो भी गाना वो गाए, परफॉर्मेंस उनके अगर आपने देखे होंगे। तो वी ऑलवेज डिस्कस कि कुछ अलग करेंगे, लेकिन कुछ अलग क्या है? तो आई लव टू वेट फॉर समथिंग स्पेशल। तो मैंने जैसे लोरी की थी, वी स्पोक अ लॉट अराउंड दैट लोरी के ये कितनी अच्छी लग रही है आपके आवाज़ में। शी इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ दैट सॉन्ग। शी टोल्ड मी दैट शी यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर हर सन। दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अगर अपने बच्चे के लिए वो गाना गा रही थी एज अ लोरी, तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। एंड सुनैना's husband is a Marathi boy from Pune. He's a Marathi person. And so that's how she got to know about my music. And she used to attend my concerts when I used to go to Boston. She's in Boston. Okay, yeah. She's from Boston. So she had come for few of my concerts in Boston. और बात हुई कि अरे मैं लिखती हूँ, तो मैं I would love you to like if you can listen to my poetry or read it. तो मैंने बोला कि हाँ ज़रूर, आप भेजिए मुझे। मुझे एक पता, मैं देख रहा था कि अगेन द सेम फैक्टर, शी इज़ अ कश्मीरी पंडित, वो जो सब उनके बचपन में, बचपन जो मेरे फिल्म में है, अगेन एकदा काय झालं में वही है कि बचपन आपका पूरा ट्रैवल डिसाइड करता है। जैसे मेरा बचपन है, आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली एंड आई बीन ब्रॉट अप बाय माई मदर। सो सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ की कीमत है? तो लोगों की। यू वैल्यू पीपल द मोस्ट अबाउट द सक्सेस, अबाउट मनी, यू वैल्यू पीपल द मोस्ट। वो मेरे गाने में भी आता है, दैट सेंसिटिविटी। सेम सेंसिटिविटी कम्स इन सुनैना's राइटिंग बिकॉज शी हैज सफर्ड। एक बहुत बड़ी बात है, कुमार गंधर्व जी बहुत बड़े सिंगर थे। मैंने सुना है ऐसा कि एक महफिल में वो गए और वो जो गायिका थी उसने एक पहला षड्ज लगाया, तो जिनके साथ कुमार जी गए थे उनसे उन्होंने पूछा कि अरे इनको क्या दुख होगा? ओह माय गॉड, इतना अच्छा सुर लगाया, क्या दुख होगा? और सिर्फ सा लगाया था। एक सुर से उनको लगा कि अरे इतना अच्छा सुर लगाया ना, तो ये इनको कुछ दुख होगा। सो आई टेल यू समथिंग, रेस्टलेसनेस इज द की। जो बहुत आराम से जी रहा है, कोई EMI ही नहीं है जिंदगी में तो कुछ EMI होना चाहिए, इफ नॉट फाइनेंशियल, इमोशनल EMI होना चाहिए। इमोशनल EMI इज द वर्ड फॉर टुडे। तो उससे गाने बनते हैं। वाओ। जो रिलैक्स होते हैं, जो सब माँ बाप ने सब प्लेटर ऑन द प्लेटर दिया है,
तो आवाज़ में वो कॉम्पोजिशन में, काम में, फिल्म में वो आता नहीं है। तो सुनैना जी की पोइट्री में वो दर्द था जो आपने बताया, दैट्स हाउ यू वांट, यू सिलेक्टेड किया ये पोएम। नहीं, वी वर डिस्कसिंग पोएट्री फॉर लाइक 4-5 years, नॉट मंथ्स। लेकिन मैंने बोला ना कि आपको रुकना चाहिए फॉर द राइट मोमेंट। शी यूज्ड टू सेंड मी डिफरेंट पोएम्स, आई यूज्ड टू से कि बहुत अच्छी है ये, लेकिन ये मीटर में नहीं है, ये मुक्त छंद में है, ये है, अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं। बट दिस पोएम, लाइक दीज 2 lines, तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है, दिस इज अ सिक्सर, दिस इज लाइक आउट ऑफ द स्टेडियम शॉट है ये। और इसको चेंज भी नहीं करना पड़ा गाने बनाने के लिए, आई थिंक कुछ चेंज एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं किया मैंने। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है इज अ लाइन विच राइटर लाइन्स वंस इन लाइफ टाइम। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली लाइन है। जैसे मुझे लगता है कि हर एक शायर की एक बात होती है कि अरे क्या बात कही है, क्या बात है। तो वैसे मुझे लगता है कि सुनैना जी का ये लाइन है, लाइक लाइफ टाइम की लाइन है उनके लिए, कि तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। और जैसे मैंने वो लाइन पढ़ी, आई थॉट ऑफ सुनील जी, एंड बिलीव मी, उसी वक्त, लाइक आई डिडंट वेट फॉर अ मिनट, वो उनकी जो कविता थी, मैंने आई जस्ट फॉरवर्डेड इट टू सुनील जी, हाउ इज दिस, एंड शी कॉल्ड मी एंड सेड कि मुझे ये गाना है, चलो करते ये रिकॉर्ड करते हैं। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि साथ में काम करने में 2 चीज़ें होती है। एक तो जैसे होता है कि एक बिजनेस एसोसिएशन होता है कि चलो ये और मैं साथ करेंगे एंड लेट्स मेक इट हिट, यू नो, एक हिट बनाते हैं। और दूसरी एसोसिएशन होती है इंटेंसिटी की एसोसिएशन, कि एक जैसे इंटेंसिटी के लोग, एक जैसे सोच वाले लोग जब साथ में आते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। तो मुझे लगता है कि हम तीनों एक इंटेंसिटी के लोग हैं, इसीलिए जब ये गाना बना तो उसमें इंटेंसिटी, अगर आप YouTube पे भी कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे ना, इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंसिटी, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। तो इट टेक्स यू थ्रू अ प्रोसेस, द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। मतलब इट्स नॉट ऑलवेज, सुनैना जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि इट्स नॉट ऑलवेज इंजॉयबल फॉर द आर्टिस्ट, इट्स समटाइम्स पेनफुल ऑल्सो। इसमें क्या आती है? I can talk about every line for an hour. Every line. I think for me what resonated with this line, पागलपन की हद तक जाकर फिर वापस आना पागलपन की हद को छूकर फिर वापस आना पड़ता है। सी पहले जो है ना, एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि जैसे बचपन में आप अच्छा गाया आपने अभी जो पहले गाया था, तो हर एक की एक पैशन होती है। तो बचपन से वो पैशन ऐसे लेके हम चलते हैं। ड्रीम्स, आंखों में सपने होते हैं और हाथ में ड्रीम्स लेके हम शुरू करते हैं। तो क्या होता है, पीपल स्टार्ट जजिंग यू, देन यू ऑल्सो स्टार्ट वेटिंग फॉर वैलिडेशन, और वो गड़बड़ हो जाती है। फिर वो पैशन जो होती है ना, थोड़ी पोल्यूट होने लगती है। वो छोटा बच्चा होता है, पैशन है ना, एकदम छोटा बच्चा होता है, उसको यही सिर्फ बात पता होती है कि मुझे गाना है, मुझे कविता लिखनी है, मुझे संगीत करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो फिर बाद में जब वैलिडेशन के लिए आप रुकते हैं तो वो पैशन वो सफोकेट होती है कि रुको मत यार, चलो। तो मराठी में एक गाना है, रुदना जी का गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है, कि वो पैशन जो है वो आती है, थोड़ी देर रुकती और जाती है। वाओ, मुझे गूज़बम्स आ रहे सुन के। इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। इट्स अ ब्यूटीफुल, एक बहुत बड़े शायर मराठी के, आरती प्रभु उनका नाम है। तो वो उन्होंने ये जो कल्पना है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, कि कलियाँ लेके वो आती है और वो आपके पास आती है कि इसके फूल बना के दो, नहीं तो मैं चली। Oh my God. Such a beautiful. And how do you say this in Marathi? ती येते आणि जाते, येताना कधी कळ्या आणते, जाताना फुले मागते। इसके आप कुछ कर रहे हो, इसका अच्छा, नहीं तो मैं चली। तो ये गाना भी उसके बहुत नज़दीक वाला गाना है कि एक 2-3 एंगल से इसको देखा है, इस कविताओं के। गम की नुकीली नस्टर से दिल पर गुदवाना पड़ता है। तो इतना आसान है कि लोग बोलते कि अरे एक कुछ सैड सॉन्ग बना के दीजिए। सैड सॉन्ग कैसे, बचपन से पूरा टर्बुलेंस आता है दिमाग में। जब जैसे मेरे बच्चों के गाना है, जैसे एक गाना है मेरा कि पिताजी कहीं नौकरी पे दूर चले गए, टूर पे, दम ले लिया बाबा जी। हाँ वो तो है, दूरदेशी गेला बाबा करके मेरा एक गाना है कि दूरदेशी गेला बाबा गेली कामावर आई के
माँ नौकरी पे चली गई है, बाबा कहीं टूर पे चला गया और मैं अकेला हूँ, मुझे नींद आ रही है लेकिन कोई पूछ नहीं रहा कि अरे तू क्यों नहीं सो रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझे। तो अगर ये गाना मैं बना रहा हूँ तो मुझे मेरा बचपन दिमाग में आता है, जब मैं और मेरी बहन वी यूज टू वेट फॉर माई मॉम टू कम फ्रॉम हर ऑफिस। तो वो जो लाइन है ना कि गम की दुकीली नश्तर से दिल पर गुदवाना पड़ता है, बंजर कागज के सीने खंजर बन जाना पड़ता है। वो गली जहां वो रहता है, उस गली में जाना पड़ता है, उसकी हर बात बयां करके फिर ना मिटाना पड़ता है मुझे खून बहाना। तो उसकी हर बात बयां करके फिर नाम मिटाना पड़ता है, तो मेरी हर बात बयां करके मेरा नाम मिटाना पड़ता है कई बार गाने से। मेरे ही बचपन का गाना है तो मेरा नाम भी वहाँ दिखता है मुझे, लेकिन वो मिटाना पड़ता है, उसका गाना करना पड़ता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, इट्स नॉट इजी। जो ये दिया है ना कि आपके हाथ जलते हैं, आप रख भी नहीं सकते नीचे, चलना तो है, हाथ जल रहे हैं लेकिन आपको चलना है। दैट्स द थिंग अबाउट पैशन। आपको फेंकना भी नहीं है, आपको रखना भी नहीं है, और लेके चलना है। अगर चलना है तो you can keep it, but then you won't have that if you keep it away. तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो है ना कि नज़्मों गज़लों के झगड़े से जख्मों को छुड़ाना पड़ता है, वो अक्स जिसे मैं याद नहीं उसे रक्स दिखाना पड़ता है, सारे तेवर गिरवी रखकर इसको छुड़वाना पड़ता है, वाह वाह के मैं खाने में धुत घर लेकर आना पड़ता है। तो ये जो लाइन है ना कि सारे तेवर गिरवी रखकर इसको छुड़वाना पड़ता है, तो ये पैशन भी आपकी तरफ देखती है कि ये क्या कर रहा है, ज़्यादा अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रहा है या इंटरव्यूज दे रहा है या पॉडकास्ट ही कर रहा है या कुछ नए गाने बना रहा है। तो वो देखती है आपकी तरफ कि ये सारे तेवर गिरवी रखकर। सो आपके जो तेवर होते हैं ना, जो आप बहुत कॉस्ट्यूम बना के, और वो अपना सेक्रेटरी होता है और मेरा असिस्टेंट है, मेरे मैनेजर से बात करो, ये सब तेवर गिरवी रखकर ये पैशन को छुड़वाना पड़ता है और उसकी प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। वो छोटा बच्चा है, ये याद रखो, वो छोटा बच्चा है। और वाह वाह के मैखाने में धुत घर लेकर आना पड़ता है। जैसे ना अभी नेशनल अवार्ड के बाद हर कोई घर पे बुके लेके आ रहा है, तो मुझे एक अवार्ड है, ठीक है, थैंक यू, बड़ा अवार्ड है। जैसे गाने को कितने लाइक्स मिले, ये गाना हिट है, 10 गाने हिट है, लेकिन आई एम नॉट हृदयनाथ जी, आई एम नॉट पंचम दा, आई एम नॉट खयाम जी। ये बात दिमाग में चाहिए। तो वाह वाह के मैखाने में धुत, जैसे मेरे शो 20 साल अभी हुआ, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है मेरे कॉम्पोजिशन का, और मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त है संदीप खरे, वो उनकी पोएट्री और मेरा म्यूज़िक, दैट्स अ ह्यूज शो इन मराठी। तो कहीं भी हमने अगर किया तो हाउसफुल होता है, सब लोग हमारे साथ गाते हैं। उस वाह वाह के मैखाने में धुत घर लेकर जाना पड़ता है फिर कि नो आई वांट टू कंपोज अ न्यू सॉन्ग नाउ। ये हुआ। So that brings me to my last question कि आप how do you keep yourself safe from that बाबा का मैखाना, and how do you keep going, like what inspires you कि what next, आपको motivation कहाँ से मिलती है, क्योंकि अब तो national award भी मिल गया, everything is going well, so what keeps you going? The basic thing is you should know what is 100%. Problem क्या होती है, most of the times people start considering 65 as 100. 100 का मार्क आपके दिमाग में पक्का चाहिए, और मेरे लिए वो बहुत ही, आई एम वेरी क्लियर कि 100 क्या है। तो 100 इज़ लता मंगेशकर गाने में। तो लता मंगेशकर 100% है ना, तो उनके जैसे एक भी एक्सप्रेशन अगर गाने में आ जाए ना, कब आएगा मालूम नहीं, एक तो लाइन आनी चाहिए, कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बड़ा कौन है, लीजेंड। सबको आजकल की तैयारी लीजेंडरी नो, आपको पता होना चाहिए कि कौन लीजेंडरी है, कौन सा गाना बड़ा गाना है। तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को ये बोलता हूँ कि अरे ओरिजिनल सुनो। इससे क्या होता है, वर्शंस भी बुरे होते हैं ऐसा नहीं है,
लोग अच्छे गाते हैं सब, लेकिन ओरिजिनल आपने अगर सुना ना तो वो पोएट्री का वो उसका फ्लेवर, उसका जो एक उसकी जो एक गंध होती है ना, अच्छी एक सुगंध होता है, खुशबू होती है कि अरे हाँ उस ओरिजिनल में वो खुशबू आती है. एंड देन यू नो व्हाट टू रिप्रोड्यूस. अगर आपने जेरोक्स ही पढ़ी कवर्स, रिक्रिएशंस, तो रिक्रिएट कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं लोग, करना भी चाहिए बिकॉज यू फील लाइक सिंगिंग दोज सॉन्ग्स. बट अगर इफ यू वांट टू बी ग्राउंडेड यू शुड लुक एट समवन रियली बिग. एंड मुझे ऐसा लगता है कि काम होने के बाद, जैसे ना स्टेज पे उतरने के बाद, यू शुड बी लाइक आई एम लाइक फादर ऑफ शुभंकर एंड अनन्या. द मोमेंट आई गेट डाउन फ्रॉम द स्टेज, द मोमेंट आई गेट आउट फ्रॉम द स्टूडियो, आई एम जस्ट द सन ऑफ माई मॉम एंड फादर ऑफ माई किड्स. दैट्स इट. वो अगर आप कर सके तो आप वाह के मैखाने में ज़्यादा देर बैठेंगे ही नहीं. आप अपने आप को वहाँ से बचा के लेके एंड योर मोस्ट फेवरेट लाइन विल कंक्लूड विद दैट, पागलपन की हद को छूकर फिर वापस आना पड़ता है. आई टेल यू अ ब्यूटीफुल लाइन बाय डॉक्टर श्रीराम लागू. ही वाज अ लेजेंडरी एक्टर. सो वंस आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही टोल्ड मी समथिंग दैट अगर आप एक प्ले में, एक चल रहा है प्ले और आप रो रहे हो, बहुत फूट फूट के रो रहे हो, लेकिन आपको यही पता नहीं कि स्पॉट कहाँ है स्टेज पे और आप अंधेरे में जाके रो रहे हो, तो लोगों को ये लगना चाहिए कि आप फूट फूट के रो रहे हो. आप यही आपको पता चाहिए कि मैं सिर्फ 2 कदम अगर राइट पे गया ना तो स्पॉट में जाऊंगा. तो ये पागलपन की हद को छूकर फिर वापस आना पड़ता है इन एवरी सेंस. दैट you want to be expressive, you want to be intense, but again you want to be human. वापस नहीं आया तो अगर I'm singing something sad, like you said, दमलेला बाबाची कहाणी, and if I start crying on the stage, तो प्रोग्राम होगा ही नहीं आगे. तो मुझे लगता है ये लाइन और सब चतुराई बिक जाती है जब शून्य कमाना. तो सुनैना जी को बार बार सैल्यूट है इस लाइन के लिए. And of course the way Sunidhi ji has expressed it, so she is and she will always be my favorite singer. सेम हियर. वो उस इंटेंसिटी को वो लेकर आई, उनकी आवाज़ में वो टिम्बर है कि वो निकल के आता है वो इंटेंसिटी. Right. ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड. आपके बिना कुछ गाना सुनाए हम कंक्लूड नहीं करेंगे. सो यू विल सिंग सम ऑफ योर ओन कॉम्पोजिशन, योर फेवरेट सॉन्ग. काली रात की बागानों में गोलमोल सा लटका चांद, काली रात की बागानों में गोलमोल सा लटका चांद. मुन्नी को जब भूख लगी तो, मुन्नी को जब भूख लगी तो तोड़ के देखा चुटका चांद. काली रात की बागानों में गोलमोल सा लटका चांद. चक्कर देखा खारा निकला रे, चक्कर देखा खारा निकला, फिर दरिया में पटका चांद. लहरों को नमकीन बनाता, लहरों को नमकीन बनाता, दूर दूर तक भटका चांद. काली रात की बागानों में गोलमोल सा लटका चांद. वाह, कितना विजुअलाइज कर लिया मैंने चांद को. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई एम रियली डिलाइटेड कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए. एंड बहुत आई एम रियली होपिंग फॉर ऑल द मोर सॉन्ग्स टू कम अप एंड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हम वेट कर रहे हैं इसके साथ. एंड या, थैंक यू.